नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन दी अनप्रोफेशनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 2 वीडियो में हमने बिहार का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा। हमने बिहार की जो अ, एक बेसिक जानकारी है वो लेने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की। अब उसके बाद हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और बिहार की जो हिस्ट्री है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग अपना शुरुआत एंशियंट हिस्ट्री से करेंगे। उसके बाद हम लोग मिडाइवल को भी देखेंगे और फिर मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। तो इन सब में हम लोग बिहार को बिल्कुल सेंटर में रख कर करके इन तीनों पार्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, इनको पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एंशियंट हिस्ट्री से। एंशियंट हिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले एक इसका जो कंटेंट है उसको एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स, कौन कौन से डायनेस्टीज हमको पूरा करना है, यानी कि उसको पढ़ना है। तो उससे शुरुआत करने से पहले हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले जो टॉपिक है वो होगा आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार। हम लोग को सबको पता है, क्योंकि जब भी हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि आर्यंस का अराइवल इंडिया में कब हुआ, कैसे हुआ, किन जगह से हुआ। जैसा कि हम लोग इंडियन हिस्ट्री को अगर पढ़ते हैं तो हम लोग को ये देखने को मिलता है, वहाँ पर हम लोग को बताया जाता है कि जो आर्यंस थे वो मिडिल एशिया से इंडिया में क्या किए, इंटर किए थे। बहुत लोगों का अलग अलग इस पर अपना विचार है, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है इसको लेकर के वो यही है कि आर्यंस जो थे वो मिडिल एशिया यानी कि मध्य एशिया से क्या किए थे, भारत में इंटर किए थे। तो वो तो इंडिया की बात हुई। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर बिहार की बात करें तो बिहार में आर्यनाइजेशन कैसे हुआ, आर्यंस बिहार में कब आए, उसकी क्या पूरी की पूरी हिस्ट्री है। तो सबसे पहले उसको देखेंगे। उसके बाद टेरेस्ट्रियल डिवीज़न यानी कि आर्यनाइजेशन। उसके बाद हम लोग उस टेरेस्ट्रियल डिवीज़न देखेंगे कि उस वक्त जो बिहार था उसका क्या क्या था, तो टेरेस्ट्रियल डिवीज़न। उसके बाद फिर मगध डायनेस्टीज़, यानी कि एंशिएंट टाइम में मगध के ऊपर कितने तरह के जो रूलर्स थे उन्होंने रूल किया, जिसमें हम लोग बृहदर डायनेस्टी देखेंगे। उसके अलावा हर्यंक जो डायनेस्टी है उसको देखेंगे, शिशुनाग डायनेस्टी, और फिर लास्ट नंद डायनेस्टी, इसको हरा करके मॉडर्न डायनेस्टी का जो वहाँ पर होगा स्टैब्लिशमेंट होता है। यानी कि हम लोग मगधा डायनेस्टी में इन 4 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, वो भी पूरे डिटेल में। कौन कौन से हैं, तो वो है बृहद्रथ, हर्यंक, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी और फिर नंद डायनेस्टी। इसके बाद हम लोग मौर्यन और डायनेस्टी का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद पोस्ट मौर्यन, उसके बाद हम लोग गुप्ता एम्पायर को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मिडाइवल वहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि गुप्ता एम्पायर के बाद पोस्ट गुप्ता कुछ डायनेस्टीज बिहार में रूल करती है। और फिर उसके बाद बिहार में मुस्लिम्स का जो है वो इन्वेजन होता है, बख्तियार खिलजी आता है, अटैक करता है, और वहाँ से बाद फिर मुस्लिम जो है यहाँ पर उनका रूल हो जाता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग को आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार से लेकर के उसके बाद पूरा जो गुप्ता एम्पायर रहा है और पोस्ट गुप्ता एम्पायर अगर कहे तो वहाँ तक पूरा का पूरा ये पार्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना होता है। तो हम लोग बिहार में इन सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे इन डिटेल। और इसके साथ ही हम लोग बीच में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों का एग्जिस्टेंस बिहार में कैसे हुआ और इनसे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हम लोग को रखना चाहिए, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन इन सब से पहले जो भी कॉन्टेक्स्ट मैंने अभी बताया, उन सब से पहले हम लोग इस बात की जानकारी लेंगे कि इन सब का जो सोर्स है वो क्या है। यानी कि इन सारी जो हिस्ट्री हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, इनका रेफरेंस कहाँ से है, क्या सोर्सेज इनके हैं जिससे हम लोग को इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, क्या सोर्सेज रहे हैं, क्या उनका रेफरेंस है, किस आधार पर हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ें हैं, किस आधार पर हम लोग कहते हैं कि मगध में इतने सारे रूलर जो थे वो रूल किए, वो रेफरेंस क्या है, क्या बेस है उसका। यानी कि सबसे पहले हम लोग सोर्सेज पढ़ेंगे कि ये सारे इन्फॉर्मेशंस जो हम लोग को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, इनके सोर्सेज क्या है और कहाँ से वो सारे सोर्सेज हमको जो है मिलते हैं। इससे क्या होगा कि एक कंप्लीट पिक्चर पूरा पूरा दिमाग में एक माइंडसेट उसका तैयार हो जाएगा। इससे चीज़ें और भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, और हिस्ट्री आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इन सब का जो सोर्सेज है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज बेसिकली 4 तरीके के हो सकते हैं।
वैसे सोर्सेज इससे अधिक मतलब इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक तौर पे ली जाए तो वो 4 तरीके के हो सकते हैं। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरा है इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज, तो तीसरा है क्वाइंस और चौथा है लिटरेरी सोर्सेज। देखिए, ये चारों जो अलग अलग सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब जो खुदाई करके निकाला जाता है। खुदाई करने के बाद जो चीज़ें हमको मिलती हैं, हम उनका असेसमेंट करते हैं, उनको रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन सबको पता चलता है। इंस्क्रिप्शन का मतलब जो पत्थर पे जो लिखी हुई चीज़ें होती है, पत्थर पर लिख कर कहीं मिला हुआ है, जिसको शिलालेख बोलते हैं। तो उन सारे चीज़ों से जो इन्फॉर्मेशन हमको इकट्ठा होता है, जो उनको पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है वहाँ पर किस चीज़ को लेकर के लिखा हुआ था, क्या है इसमें, तो वहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। क्वाइंस अगर मिलता है तो क्वाइंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया जाता है कि क्वाइंस कैसा है, या उसकी क्वालिटी क्या है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या मोटिव्स बना हुआ है। तो उससे हम लोग एक उस समय की जो पॉलिटिकल कंडीशंस क्या रही होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, इन सब का एक असेसमेंट करते हैं। उस सब के ऊपर एक अपना अनुमान लगाते हैं कि हाँ, अगर ये चीज़ें ऐसी है तो ये जो उस समय की कंडीशन जो होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। तो वहाँ से अनुमान लगाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे विश्वसनीय जिसको हम कह सकते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, वो होता है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें चीज़ें जो है वो लिखी हुई होती है, इसमें कुछ अनुमान लगाने की जो है वो गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि चीज़ें उसमें क्लियर क्लियर लिखे रहते हैं कि हाँ, इस समय पे ये चीज़ था, इस समय पे ये अटैक हुआ। जैसे मान लीजिए कोई ट्रैवलर होता है या फिर ट्रैवलर्स होता है, वो बिहार में ट्रैवल करता है, वो अपने ट्रैवल हिस्ट्री में कुछ चीज़ें लिखता है। तो जब वो पीछे चीज़ें लिख देता है तो फिर उसमें कुछ अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जो फैक्ट लिखा हुआ है वो आपके बिल्कुल सामने है, आप उसको ऊपर अपना एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन उस पर अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर कहें कि जिसके ऊपर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, वो आपका लिटरेरी सोर्सेज होता है। देखिए, इन चारों को मेन सोर्सेज में इसलिए रखा जाता है क्योंकि समय के साथ ये चीज़ें नष्ट नहीं होती है, इनका डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अगर बुक्स आपको मिल गए अच्छे से, तो वो फिर आगे आप उसको संभाल कर रखिएगा तो उसका डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जो चीज़ें मिली हैं, यानी कि वो लंबे समय तक सस्टेन करके वहाँ पर बची हैं तभी मिली हैं। तो जो चीज़ें लंबे समय तक सस्टेन कर जाती हैं, उन्हीं चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को उस पीरियड के बारे में मिल पाता है। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, उसके बाद इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज, उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज और फिर क्वाइंस। ये 4 चीज़ें एक एक करके हम लोग डिटेल में कवर करेंगे कि कहाँ से चीज़ें कैसे कैसे हम लोग को मिला है, और उसको फिर अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। देखिए, जो एंशियंट पीरियड है, इंडिया के अकॉर्डिंग एंशियंट पीरियड्स को हम लोगों ने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। एक होता है स्टोन एज, एक है आपका ब्रॉन्ज एज और एक है आयरन एज। तो इन 3 अलग अलग पीरियड्स में क्या किया गया है कि एंशियंट टाइम को डिवाइड करके रखा हुआ है। स्टोन एज उस एज को बोलते हैं जिसमें जो भी इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं, टूल्स वगैरह हैं, वो स्टोन्स के बने हुए थे। यानी कि उस वक्त किसी तरह का मेटल का कोई डिस्कवर नहीं हुआ था, मेटल्स का यूज़ नहीं होता था। उसको एक्सट्रैक्ट करने का, उसको फिर यूज़ करने का जो मेथड्स है लोगों को नहीं पता था, वो लोग स्टोन को ही यूज़ करते थे। तो उस समय का जो पीरियड हुआ है उसको हम लोग स्पेशली स्टोन एज बोल देते हैं, और वो पीरियड है 3.4 मिलियन ईयर से लेकर के 2000 BCE तक। उसके बाद दूसरा है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज वो एज है जहाँ पर मेटल्स लाइक कॉपर, उन सब का यूज जो है वो होना शुरू हो गया था। उसका जो है वो डोमिनेंस पूरी तरीके से था, जो भी टूल्स वगैरह बनाए जाते थे वो इन्हीं मेटल्स को लेकर के बनाए जाते थे। तो उस पीरियड को ब्रॉन्ज एज बोल दिया जाता है। इसको हम लोग कैल्कोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। इसका पीरियड जो है वो 300 BCE से लेकर के 300 BCE तक है। तीसरा होता है आयरन एज। आयरन एज का जो टाइम पीरियड है वो 1200 BCE से लेकर के 500 BCE तक होता है। आयरन एज को एक और अलग सिनोनिम के तौर पे यूज किया जाता है, वो होता है एन नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर, क्योंकि उस टाइम पे इस तरीके का वेयर का जो है यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता था। इसको हम लोग आगे चल करके देखेंगे। तो आयरन एज का एक सिनोनिम के तौर पे एक दूसरा कल्चर नाम दिया जाता है, उसको हम लोग आगे चल करके अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो आप फिलहाल ये 3 एज जो है उसको याद रखिए, और उसका जो पीरियड का था रफली उसको दिमाग में बना करके चलिए कि स्टोन एज का क्या पीरियड है, ब्रॉन्ज एज का क्या पीरियड रहा है, उसके अलावा आयरन एज का क्या पीरियड रहा है। तो बात करते हैं स्टोन एज की।
बात करते हैं अर्ली स्टोन एज। अर्ली स्टोन एज का मतलब शुरुआती स्टोन एज का जब स्टार्टिंग होता है उसके सबसे स्टार्टिंग पीरियड में क्या था। तो उस पीरियड के जो रिमेन्स है वो हम लोग को मुंगेर में देखने को मिलता है। मुंगेर में पैसरा एक जगह है, यहाँ पर अर्ली स्टोन एज के जो रिमेन्स है रेमिनेंट्स है वो वहाँ पर मिले हैं। किस तरीके के रेमिनेंट्स है, तो हैंड एक्सेस हैं या फिर क्लीवर्स है। हैंड एक्सेस का मतलब आप कुल्हाड़ी की तरह समझ सकते हैं, क्लीवर्स का मतलब जो बीच से काटने के लिए होता है, उस तरीके का एक टूल होता है, उसको आप समझ सकते हैं। तो अर्ली स्टोन एज के जो रेमिनेंट्स है वो हम लोगों को कहाँ से मिला है, मुंगेर से। तो ये पिछले वीडियो में मैंने मुंगेर के बारे में कुछ बताया था कि मुंगेर काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस था एंशियंट टाइम में। अभी तो जैसे कि यहाँ पर इससे पता चलता है कि हाँ वहाँ पर मुंगेर में लोग रहते थे, वहाँ पर जो सिटीजन था मतलब वहाँ पर लोग रहते थे, वहाँ पर मतलब बस्तियाँ थी उस तरीके से उस टाइम पर। तो मुंगेर की बात हो गई। मुंगेर का पैसा जगह है जहाँ पर अर्ली स्टोन एज के साइड से अर्ली स्टोन एज के जो रेमिनेंट्स है वहाँ से हमको देखने को मिले हैं। बात करते हैं आगे न्यूलिथिक कल्चर की। न्यूलिथिक देखिए, स्टोन को हम लोग लिथिक वर्ड से भी उसको बतलाते हैं। तो न्यूलिथिक का मतलब जैसे अर्ली स्टोन एज हो गया कि बिल्कुल शुरुआत का, तो न्यूलिथिक का मतलब हो जाएगा बिल्कुल लास्ट का, अंत का। तो उसको हम लोग नियोलिथिक कल्चर बोलते हैं। इसको आप लोग समझिएगा क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि नियो का मतलब होता है नया से, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। मान लीजिए ये एक टाइम पीरियड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही है। और ये जो ये है ये आपका लास्ट है, यहाँ से आते आते जो वो पीरियड था वो समाप्त हो गया था। तो ये स्टार्टिंग के पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लोग अर्ली स्टोन एज बोलेंगे। और यहाँ से बात करेंगे इसका इधर का, तो हम लोग इसको नियो बोलेंगे, ठीक ना, नियोलिथिक। तो अब इसकी बात होगी नियोलिथिक पीरियड की, यानी कि जब स्टोन एज जो था वो समाप्त हो रहा था। तो न्यूलिथिक कल्चर या फिर न्यूलिथिक पीरियड का जो रेमिनेंट्स मिलते हैं वो हमको चिरांद से मिलते हैं। चिरांद चिरांद जो है वो सारण डिस्ट्रिक्ट में है। अब सारण डिस्ट्रिक्ट आप लोग को पता होगा कि ये कहाँ पर इस्टेब्लिश है, कहाँ पर इसका लोकेशन है, क्योंकि जब हम बिहार का पूरा जो मैप है पोलिटिकल मैप डिस्कस कर रहे थे तब वहाँ पर मैंने सारण के बारे में बताया था कि सारण कहाँ पर स्थित है। सारण जो है वो गंगा और रिवर घग्गर उसके जो कॉन्फ्लुएंस होता है बिल्कुल उसके ठीक नज़दीक में स्थित है। यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन बिल्कुल गंगा और घग्गर का जो कॉन्फ्लुएंस है, जो मीटिंग पॉइंट है, बिल्कुल वहाँ पर है। देखिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट इसमें आपको मेंशंस देखने को मिलेंगे आप उसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उन सब को मिला करके अंत में हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर ये जो चीज़ें मिली है या फिर जो भी सिविलाइजेशन हम कह लें कि जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो कहाँ कहाँ पर है, उसमें एक परफेक्ट कंक्लूजन आपको सामने से दिखेगा। तो उन सबको आप बिल्कुल ध्यान में रखते चलिएगा। तो ये हुआ चिरांद। चिरांद वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस होगा, आप उसको अच्छे से दिमाग में कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे देखिए, क्योंकि एक टाइम पे अगर किसी तरह का सिविलाइजेशन वहाँ पर है तो वही सिविलाइजेशन आगे भी ग्रो करते हुए चली जाएगी। यानी कि जो चिरांद या फिर सारण की बात हो रही है, तो यहाँ पर जैसे आपको स्टोन एज के साक्ष्य मिलते हैं वहीं पर आपको कैलकोलिथिक के भी मिलेंगे, और आगे जो डिफरेंट जो अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसके भी मिलेंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे ग्रो करता हुआ एक ही जगह होगा, वो धीरे धीरे ग्रो किया। तो वहाँ से जो रिमेन्स मिलते हैं वो लगभग एक ही आसपास के ही एरिया से मिलते हैं, तो आपको ज़्यादा इधर उधर के एरिया अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल कुछ ही ऐसे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर चीज़ें जो हैं वो सारी अलग अलग पीरियड्स में वो मिली हुई हैं। आगे देखते हैं तो चिरांद से जो है वो अलग अलग तरह के टूल्स मिले, जैसे पॉलिश स्टोन टूल्स है, उसके अलावा बोन टूल्स भी वहाँ पर मिले हैं। अलग अलग तरह के स्टोन टूल्स है, बोन टूल्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो चिरांद से हम लोग को खुदाई करने के बाद वहाँ से मिला हुआ है। उसके अलावा काफ़ी सारे बीड्स, बीड्स का मतलब आप लोग मोती से समझ सकते हैं, जो माला में आपको डाल करके वो लोग पहनते थे या फिर अलग तरीके से अपने डेकोरेशन के तौर पे वो लोग यूज़ करते थे। उसके अलावा कुछ से भी प्रीशियस स्टोन्स थे, लाइक एजेट हो गया, जैस्पर हो गया, कार्नेलियन हो गया। देखिए कार्नेलियन जो है वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिला है, क्योंकि उस समय भी इस कार्नेलियंस को और एज अ डेकोरेशन के तौर पे वो लोग काफ़ी यूज़ करते थे। अपने गार्लैंड्स वगैरह में वो लोग उसको बना करके काफ़ी ज़्यादा उसको पहना जाता था। और कार्नेलियन जो अगर कहीं से मिलता है यानी कि कहीं पर यूज़ होता है, इसका मतलब वो जगह काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रॉस्परस रहा था। क्योंकि आज के टाइम में जैसे हम लोग गोल्ड सिल्वर ये सब चीज़ों का यूज़ करते थे, उस टाइम पर इन चीज़ों का उतना ही ज़्यादा महत्व था, इसलिए इसको काफ़ी प्रीशियस और सभी प्रीशियस स्टोन जो है वो बोला जाता है। उसके अलावा न्यूलिथिक कल्चर के जो रेमिनेंट्स या फिर रिमेन्स मिले हैं वो है आपके वैशाली में है। वैशाली का 6 जिला है, वहाँ पर
रोहतास में सेनुअर करके एक जगह है, वहाँ पर मनेर पटना में, उसके अलावा ताराडीह बोधगया में। ताराडीह भी इम्पोर्टेंट जगह है, आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके अलावा बारूडी है जो कि सिंहभूम में है। तो ये सारे जगह जो है वो आप याद रखिए, खास तौर पे ये ताराडीह हो गया, सिंहभूम हो गया। इसका जो यूज़ है वो बार बार आने वाले टाइम पर, आने वाले वीडियोज में, फिर आने वाले लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा होगा। सिंहभूम जो जगह है अभी बता दें हैं, ये बिहार से जो अलग होने के बाद झारखंड और उड़ीसा हो गया, उस रीजन को सिंहभूम बोला जाता है। इसका कुछ पार्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में भी आता है। तो सिंहभूम अभी की अगर बात करें तो ये जो है वो बिहार में नहीं आता है, बल्कि उड़ीसा और झारखंड में चला गया है। देखिए अभी के टाइम पर हम लोग जितने भी एरियाज़ की बात करेंगे अलग अलग, वो अगर एंशिएंट टाइम की बात करें या फिर मिडाइवल की बात करें, तो उसके बाद जब अभी के टाइम अगर देखें तो वो काफ़ी चीज़ें जो है कुछ झारखंड में चली गई हैं, कुछ उड़ीसा में चली गई हैं। और अभी एंशिएंट टाइम का जो अगर हम बिहार की बात करेंगे तो उसमें कुछ उत्तर प्रदेश के भी रीजन्स की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल के भी रीजन की बात करेंगे। लेकिन अगर अभी के पॉलिटिकल मैप पे उसको अगर हम लोग देखते हैं तो वो चीज़ें उत्तर प्रदेश में चली गई हैं, कुछ उड़ीसा में चली गई हैं, कुछ झारखंड में चली गई हैं। तो वो जो पूरा का पूरा एरिया है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि आप ये देखिएगा कि अभी तो ये जगह उड़ीसा में है तो फिर इसको बिहार में क्यों बताया गया है, ये जगह झारखंड में है तो उसको बिहार में क्यों बताया जा रहा है। तो इससे थोड़ा सा आप लोग पहले से क्लियर रहिएगा कि ये चीज़ें ऐसे हैं, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग के दिमाग में क्या होगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। कुछ पोएट्रीज भी वहाँ से मिलती हैं, जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर। ब्लैक एंड रेड का मतलब ब्लैक कलर से और रेड कलर से वो कलर रहती थी, इसलिए उसको ब्लैक एंड रेड वेयर बोला जाता है। ये चीज़ें आपको सोनपुर, राजगीर, चिराग, इन सारे जगहों से मिली है, ब्लैक एंड रेड वेयर। उसके अलावा प्री नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी कि प्री नॉर्थ का मतलब कि एक कल्चर है, याद रखिए कल्चर है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर उससे पहले की बात कर रहा है, क्योंकि ये अभी जो है ये इसके बाद जो कल्चर आएगा वो वही होगा, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो उसके पहले के देखिए, वेयर का मतलब आप घड़े से समझ सकते हैं, घड़े टाइप का जो है वो बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन थे जिसको पका करके बनाया जाता था। तो वो उस टाइम पर यही चलते थे, क्योंकि उस टाइम पर मेटल्स वगैरह था नहीं। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती थी। जो भी चीज़ अगर ग्रेन को स्टोर करना हो, किसी भी तरह से उसको रखना हो, तो यही सारे पॉलिटिक्स का ही यूज़ किया जाता था। तो प्री नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो थी वो कहाँ से मिली है, बक्सर और चिरांद, इन जगहों से मिली है। देखिए जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे वो इस तरह के चांसेस बहुत कम है कि आपको किसी का उठा करके सीधा पूछ देगा कि ब्लैक एंड रेड वेयर कहाँ से मिला है, या फिर कार्नेलियन से ये चीज़ें कहाँ से मिली हैं। क्योंकि ये चीज़ें कहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बिल्कुल श्योरली कह सकता है कि ये चीज़ें बिल्कुल इसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या फिर इसी पर्टिकुलर प्लेस से ही मिली है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, काफ़ी सारी अलग अलग जगहों से मिली है। तो ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। हाँ, उसमें ये पूछा जा सकता है कि जो जगह है उसको लेकर के, कि ये जगह कहाँ पर है, या फिर एंशिएंट टाइम में जो रिसोर्सेज मिली है इन चारों में से किन किन जगहों से मिली है, और कौन सा जगह है जहाँ से किसी तरह का रेमिनेंस देखने को नहीं मिलता है आर्कियोलॉजिकल के सोर्सेज के हिसाब से। तो आप जितना हो सके जो जगह मिल रहा है उसको ध्यान में रखें, जैसे कि वैशाली का सेचर हो गया, पटना का मनेर हो गया, उसके बाद ताराडीह है बोधगया का, सनवर है रोहतास का, चिरांद है सारण का, बक्सर है, सोनपुर है। ये सारी जो जगह है उसको बिल्कुल ध्यान में रख करके चलना है। देखिए आप इस लेक्चर को या फिर जब हम लोग सोर्सेज पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद अगर आप इन सारे चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो भी जगह है वो सारी की सारी किसी न किसी नदी के किनारे की जगह है। जैसे कि गंगा रिवर के किनारे की जगह है, घग्गर के किनारे है, सोन के किनारे है। इससे आप लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी सिविलाइजेशन है, जो भी वहाँ पर बस्तियाँ थी, वो नदी के किनारे ही बसती है। तो ये सारी जगह आपको कहीं ना कहीं से नदी के बिल्कुल या तो इस तरफ या फिर उस तरफ ही देखने को मिलेंगी। इसके अलावा नदी से काफ़ी ज़्यादा दूर कोई ऐसा जगह नहीं आपको इसमें दिखेगा जहाँ पर ये चीज़ें जो है वो मिली है। तो ये एक चीज़ें कंक्लूड आप कर सकते हैं जब ये पूरा का पूरा जो सोर्सेज का टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये था पूरा का पूरा स्टोरेज की बात थी। स्टोरेज हम लोगों ने कवर कर लिया। एक बार हम इसको क्विक रिवीजन करा देते हैं कि स्टोरेज में चीज़ें क्या क्या हमको देखने को मिली हैं। तो अर्लियर स्टोरेज की बात करें तो जो जगह है खास तौर पे उस पर फोकस रहेगा। मुंगेर पैसरा है, यहाँ से हम लोग को अर्लियर स्टोरेज के साइट्स मिले हैं। उसके अलावा न्योलिथिक कल्चर की बात करें तो इंपॉर्टेंट प्लेस है आपका चिरांद। चिरांद में सबसे ज़्यादा चीज़ें मिली है। वहाँ सर क्या क्या चीज़ें हैं, तो टूल्स मिले हैं, पॉलिश स्टोन टूल्स है, बोन टूल्स है, ये सारी चीज़ें मिली है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जगह है वो आपका है वैशाली, ताराडीह, सनवर है और सिंहभूम है, यहाँ पर बारूदी जो जगह है वहाँ का। उसके अलावा ब्लैक एंड रेड वेयर्स मिले हैं सोनपुर चिरान से, और प्री नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर मिले हैं बक्सर चिरान से। ये सारी चीज़ें क्या थी, स्टोन एज की बात हुई। तो नेक्स्ट हम लोग कैलकोलिथिक कल्चर की बात करेंगे, यानी कि कॉपर एज की बात करेंगे।
तो कॉपर एज में जो मिला है वो कॉपर कॉइन्स है। कॉपर कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा मिला है वहाँ सर। तो कॉपर जो है, कॉपर कॉइन्स मिला है वो है चिरांद। चिरांद से काफ़ी ज़्यादा कॉपर वहाँ से हम लोग को देखने को मिला है। कॉपर से बनी हुई चीज़ें वहाँ से हम लोग को देखने को मिली हैं। उसके अलावा काफ़ी सारी और जगह हैं जहाँ से छोटी छोटी अमाउंट में, यानी कि बहुत कम अमाउंट में कॉपर से बनी हुई चीज़ें हम लोग को देखने को मिली हैं। जैसे सैनवर है, रोहतास, ताराडी है, मनेर है। देखिए फिर से वही सारे जो प्लेसेज है वहाँ पर आ गए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मतलब जो प्लेसेज है उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि वही चीज़ें बार बार रिपीट होकर के सामने आएंगी। तो क्योंकि वही बात हुआ कि जैसे एक जगह से जो मतलब सिविलाइजेशन ग्रो हुआ, फिर वो धीरे धीरे वहाँ से अलग अलग पीरियड्स में ग्रो होता चला गया, तो चीज़ें उसी तरीके से मिलेंगी। तो तो यहाँ भी जो है कैलकोलिथिक कल्चर की बात करें तो कॉपर में जो है वो आपका चिरान से ही मिला है, और इसके बाद सैनुअर, ताराडी, मनेर। ठीक है, ये था कैलकोलिथिक पीरियड की बात। नेक्स्ट आपका आता है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये NBPW होना चाहिए था, ये NBWP लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको NBPW यानी कि नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर ऐसे करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसको अर्बन आयरन एज भी बोला जाता है। अर्बन आयरन एज कल्चर भी इसी को बोला जाता है, इसलिए आयरन एज ना लिख करके करिए NBPW कल्चर लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग आयरन एज मान करके ही चलना है, अर्बन आयरन एज ऑफ इंडियन कल्चर। इसका जो टाइम पीरियड है वो 700 BCE से लेकर के 200 BCE तक है। 700 BCE से लेकर के कहाँ तक है, 200 BCE तक। इसमें जो ज़्यादातर डोमिनेंस रहा है वो है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी कि उस तरीके का जो ब्लैक कलर का जो पॉटरी रहा है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है, काफ़ी ज़्यादा यूज़, यानी कि चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती थी उस टाइम पर। इसीलिए इस कल्चर का हम लोगों ने NBPW पूरी तरीके से नाम ही दे दिया गया था, यानी कि जो पॉटरीज वगैरह मिली थी उसी के नाम पर इस कल्चर का भी नाम जो है वो दे दिया गया। इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन से हैं, तो आपका सोनपुर है, चिरांद है, वैशाली और चंपा है। इन सारे जगह से ये चीज़ें मिली हैं, सोनपुर, चिरांद, वैशाली और चंपा। यह देखिए, ठीक है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर इसका नाम देने का एक और रीज़न है, क्योंकि अगर देखिए अगर ऐसे कुछ इंडिया का मैप अगर हम लोग बना लें तो पूरा का पूरा ये रीजन यहाँ से ऐसे करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरे रीजन में इस तरीके के जो पॉटरीज है वो हम लोग को आर्कियोलॉजी यानी कि एक्सकेवेशन करने के बाद प्राप्त हुआ था। ये पूरा का पूरा रीजन, यहाँ से कुछ इधर भी रीजन है। इसीलिए इस पूरे जो पीरियड रहा था इसको हम लोग नॉर्थ यानी कि पूरा नॉर्थर्न इंडिया नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पूरा का पूरा यही नाम दे दिया गया था। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं, जैसे वैशाली में हम लोग को मॉड स्तूपा वहाँ से एक्सकेवेट करके मिला है। मॉड स्तूपा जो है वो जब गौतम बुद्ध का डेथ हो गया था, भगवान बुद्ध का डेथ हुआ था, तो उनके पास जो भी चीज़ें बची हुई थी यानी कि उनके जो यूज़ करने वाली चीज़ें थी उनके ऊपर जो है वो स्तूपा बनाया गया था, उसी को हम लोग मॉड स्तूपा बोलते हैं। यानी कि जो कॉर्पोरल एसेस का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति है मरने के बाद उसके जो यूज़ करने की चीज़ें हैं उसको हम लोग कॉर्पोरल एसेस बोलते हैं। तो उसको जो है वो उसको मिट्टी में दफन करके उसके ऊपर जो है वहाँ पर वो स्तूपा बनाया गया था, इसको मॉडर्न स्तूपा बोलते हैं। और ये मॉडर्न स्तूपा आपको मिला है कहाँ पर, वैशाली में। और देखिए जो उनका जो कॉर्पोरल एसेज है या फिर जो उनकी यूज़ की गई वस्तुएं हैं उसको लेकर के काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज़ में स्तूपा बनाया गया है। पहले तो उसको जब उनका एक्चुअल में डेथ होने के बाद जो स्तूपा बना था वो 8 स्तूपा बना था, 8 अलग अलग राजाओं ने उसको आपस में बांट करके अपने अपने राज्य में स्तूप बनाया था। लेकिन अशोक का जो पीरियड आया था उसके बाद लगभग उसने क्या किया था कि उस पूरे स्तूपे को वापस से खोद करके वो सारे कॉर्पोरेट निकाले थे और उसको अलग अलग देशों में जो था वो ले जा कर करके अलग अलग स्तूप जो है वो उसका निर्माण कराया था। देखिए जो अशोक था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका प्रभाव था उसके ऊपर, वो उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करता था और उसको विस्तार को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा आगे रहता था, उसको वो विस्तार करना चाहता था अलग अलग जगहों पर, इसीलिए उसने ऐसा किया था। तो ये था मॉडर्न स्तूपा जो कि हमको वैशाली में देखने को मिलता है। उसके अलावा एक फीमेल डांसिंग फिगर भी मिला था, इवोरी फीमेल डांसिंग फिगर। ये जो फिगर है इसी तरह का ठीक फिगर आपको इटली में भी मिला था, इटली में भी मिला है इसी तरह का बिल्कुल फिगर। तो ये फीमेल डांसिंग फिगर है, इवोरी फीमेल डांसिंग फिगर, जो कि हमको चंपा से मिला है।
चंपा से मिला है। और बिल्कुल ठीक इसी तरह का फिगर जो है हमको इटली में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ से एक चीज़ और लगता है कि हाँ, यहाँ का और इटली का कहीं ना कोई उस टाइम पे कनेक्शन था। इससे मतलब एक अनुमान लगाया जा सकता है इसको भी लेकर के। सो ये था आपका अलग अलग एजेस में क्या क्या चीज़ें हमको कहाँ कहाँ से देखने को मिली है उसके बारे में, यानी कि स्टोन एज में क्या चीज़ें क्या क्या साइट्स रहा है इंपॉर्टेंट, ब्रॉन्ज एज का यानी कि कैलकोलिथिक एज के क्या इंपॉर्टेंट साइट्स रहे हैं, और उसके बाद फिर आपका आयरन एज के क्या इंपॉर्टेंट साइट्स रहे हैं। तो ये इतना आज के लिए कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जो पीरियड्स रहे अलग अलग टाइम्स के, जैसे मॉडर्न पीरियड में, गुप्ता पीरियड में, तो उनके जो सोर्सेज है वो हमको कहाँ से देखने को मिलते हैं, उनके जो रेमिनेंट्स है वो किन किन जगहों से देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उन सारे चीज़ों को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, और कुछ भी चीज़ें हैं तो आप कमेंट में लिख करके उसको पूछ सकते हैं, बिल्कुल उसका रिप्लाई आपको आएगा। और आप अपना कुछ सजेशंस अगर है तो वो भी आप अपना दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अलग अलग जो डायनेस्टीज है उसके जो सोर्सेज है वो कहाँ कहाँ से हैं उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।